हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनु के अंतर्राज्य संबंधी विचार। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने अंतर्राज्य संबंधी विचार जो थे इनके बारे में जाना था कि इन्हें इन्हें हम परराष्ट्र नीति अथवा विदेश नीति भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने दो पक्षों की बात का अध्ययन किया था। एक तो सैद्धांतिक पक्ष है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और एक है व्यवहारिक पक्ष यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इन दोनों पक्षों के अंतर्गत हमने बिंदुओं को जाना था कि जैसे सैद्धांतिक पक्ष है उसके अंतर्गत क्या क्या बातें सम्मिलित हैं। मंडल सिद्धांत है, षाटगुण्य नीति है, चार उपाय है। और इसके बाद हम अध्ययन करेंगे व्यवहारिक पक्ष का। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसके अंतर्गत हमने अंतर्राज्य संबंधी विचारों में सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत मंडल सिद्धांत का अध्ययन किया था। मंडल सिद्धांत का जो उद्देश्य था वो था शक्ति के संतुलन को बनाए रखना, जिसके केंद्र में विजिगीषु राजा है और वह राजा है जो कि अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। 12 राज्यों का ये मंडल था। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत दूसरी नीति का, दूसरे सिद्धांत का, और वो है षाटगुण्य नीति। षाटगुण्य नीति जो है वो क्या होती है? सबसे पहले तो इसके नाम पर जाइए। षाटगुण्य नीति यानी कि 6 गुणों वाली, 6 लक्षणों वाली नीति, तो उसे क्या कहेंगे? षाटगुण्य नीति। तो षाटगुण्य नीति जो है वो यह बतलाती है कि अलग अलग परिस्थितियों में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में राज्य जो है वो दूसरे राज्यों के साथ में किस प्रकार से नीति अपनाए, किस प्रकार से उनके साथ डील करे, तो वो कहलाती है षाटगुण्य नीति। देखिए, जो वैदेशिक संबंध होते हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उसमें क्या होता है कि राष्ट्र के सामने अनेक विकल्प होते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। अब उसमें से उसको अपने विवेक से सबसे जो बेस्ट विकल्प लगता है वही चूज़ करना होता है। तो मनु, कौटिल्य, शुक्र तीनों ने ही राजा को परामर्श दिया है। और किस संदर्भ में परामर्श दिया है कि अलग अलग जो परिस्थितियां हैं, जैसे मान लीजिए कि राजा के सामने जो अन्य राज्य है वो शक्तिशाली है या दुर्बल है या उसके समान शक्ति वाला है, या ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं कि दो राज्य हैं उनके मध्य युद्ध चल रहा हो, ऐसे में जो राजा है वो क्या करे। तो अलग अलग परिस्थितियां हैं, भिन्न भिन्न। अब इसमें उन परिस्थितियों पर सबसे पहले तो राजा जो है वो विवेक पूर्वक विचार करे और अन्य राज्यों के साथ में ये जो 6 अलग अलग स्थितियां हैं इसमें से विकल्पों का चयन करे, इसमें से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन उसे लगता है उसका चयन करे। तो ये जो षाटगुण्य नीति है इसके 6 लक्षण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संधि की। ये 6 लक्षण इस प्रकार से हैं। देखिए, संधि, विग्रह, आसंयान, संश्रय और द्वैधी भाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संधि की। संधि से मतलब क्या होता है, या संधि की जो नीति है उसे राजा को कब अपनाया जाना चाहिए। तो संधि होती है, देखिए, कोई राजा या कोई राज्य अन्य राज्यों के साथ में जब समझौता करता है उसे क्या कहते हैं? संधि। तो ये राजा कब कर सकता है, कौन सी परिस्थिति में राजा संधि करे? तो मनु यहाँ पे कहते हैं कि ये कोई राजा तब करे जब उसे ऐसा लगे, ऐसी पॉसिबिलिटी लगे कि इस राज्य के साथ में अगर वो मैत्री संबंध, दोस्ती के संबंध, मित्रवत संबंध स्थापित करता है तो वो आने वाले टाइम में यानी कि भविष्य में उसको लाभ देगा, उसको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर उसे ऐसा लगता है, ऐसी संभावना लगती है, तो वो क्या करे? उस दूसरे राज्य के साथ में संधि करे। अब यहाँ पे देखिए, मनु जो है वो 2 प्रकार की संधियों की चर्चा करते हैं। एक तो है समान कर्मा संधि और एक है असमान कर्मा संधि। समान कर्मा संधि जो है उसका अर्थ होता है कि जो दोनों राज्य आपस में संधि करने जा रहे हैं, अगर उनका पर्पज़ सेम हो, सेम पर्पज़ से सेम कार्य के लिए अगर वो करते हैं संधि, तो वो क्या कहलाएगी? समान कर्मा संधि।
और वहीं अगर दोनों राज्यों के जो मकसद हैं, उद्देश्य जो हैं वो अलग अलग हैं, तो कहलाई जाएगी असमान कर्मा संधि। तो इस प्रकार से मनु ने संधि के दो प्रकार बताए हैं। तो ये तो हो गई एक परिस्थिति। फिर आती है विग्रह। अब विग्रह की नीति कब और कैसे अपनाई जानी चाहिए? विग्रह से मतलब होता है, देखिए, आंतरिक रूप से तोड़फोड़ करके जो शत्रु राज्य है उसको कमज़ोर किया जाए। तो आंतरिक रूप से तोड़फोड़ करने का अर्थ होता है कि जैसे कि जनता में विद्रोह की भावना पैदा कर दी जाए। अब जनता में, मान लीजिए, जनता को उकसाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जनता जो है वो रिवॉल्यूशन करेगी। और रिवॉल्यूशन करेगी तो इससे क्या होगा कि जो शत्रु राज्य है वो उस पर अटैक कर पाना जो है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मनु कहते हैं कि इस नीति को, इस पॉलिसी को तभी फॉलो करना चाहिए जब राजा को ये लगे कि शत्रु जो है मतलब उस स्वयं की तो शक्ति जो है वो अनुकूल है, मतलब फेवरेबल कंडीशन है। और अपनी शक्ति के बारे में जो पूरी तरीके से श्योर हो जाए राजा कि हाँ, दूसरे राज्य में विद्रोह की भावना पैदा करके उस पर अटैक करना है, उस पर आक्रमण करना है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए, ऐसी शक्ति के बारे में, अपनी शक्ति के बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में जब राजा श्योर हो जाए, तब वो क्या करे, इस नीति का अनुगमन करे। अब इसमें भी मनु ने दो प्रकार बताए हैं। पहला जो विग्रह है उसके अंतर्गत तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो राज्य है, उसकी कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपनी इच्छा से कार्य करता है, तब तो वो कहलाया जाएगा प्रथम प्रकार का विग्रह। और अगर ऐसा है कि जैसे उस राजा का कोई मित्र राज्य है और उस पर किसी अन्य शत्रु राज्य ने आक्रमण कर दिया, तो ऐसे में अगर उसको बदला लेना है, प्रतिकार करना है, तब वो विग्रह की नीति अपनाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, दूसरे प्रकार का विग्रह। इस प्रकार से दो प्रकार के विग्रह की नीति जो है मनु ने मेंशन किया है। तीसरे प्रकार की जो नीति है, तीसरे प्रकार का जो लक्षण है, उसका मतलब है यान। यान मतलब होता है वास्तविक रूप से आक्रमण। तीसरे नंबर पे आसन की विधि है। आसन की जो नीति है उसका अर्थ होता है कि अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहना, मतलब शांत बैठे रहना। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि हम अवसर की प्रतीक्षा करें कि बेस्ट जो समय है, बेस्ट जो चांस है वो कब आएगा। तो मान लीजिए दो राज्य हैं, उनमें क्या है, युद्ध चल रहा है, बीच में आने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो ऐसे में वो राजा को क्या कहता है कि उस समय शांतिपूर्वक रहना चाहिए। तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि संबंध जो है वो अच्छे नहीं हैं, अमैत्रीपूर्ण है, यानी कि अच्छे संबंध नहीं हैं, तो किसी राज्य के द्वारा अपने को शत्रु राज्य से कम शक्तिशाली माना जाए या अपनी स्थिति को अनुकूल ना माना जाए, तो युद्ध की स्थिति ना अपनाई जाए। यानी इसमें युद्ध पर जोर नहीं दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि युद्ध की स्थिति ना अपनाकर थोड़े समय के लिए न्यूट्रल हो जाए, तटस्थता की नीति अपनाए, उदासीन हो जाए, उसे अपनाना क्या कहलाया जाएगा, आसन। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए, अगर शांत एक तरीके से किसी अवसर की प्रतीक्षा की जाती है, शांत रहा जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि राजा जो है वो अपने लिए और ज़्यादा शक्ति अर्जित करे, अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाए, उस समय का सदुपयोग करे। तो इस प्रकार से, और जब उसको लगे कि भाई हाँ, कि अब समय आ गया है, स्थिति सही हो गई है, तो वो अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो उठाए। तो इस प्रकार से ये थी आसन की नीति। चौथे नंबर पर है यान की नीति। यान मतलब होता है वास्तविक रूप से आक्रमण। ये कब अपनाई जानी चाहिए, ये क्या कंडीशन में अपनाई जानी चाहिए? वास्तविक रूप से आक्रमण कब किया जाता है, जैसे मान ले आपको भी कभी किसी कंडीशन में ऐसा लगे कि जो शत्रु है वो बहुत दुर्बल है, तो ऐसे में क्या करता है इंसान कि पूरी तरीके से उस पर हावी हो जाता है। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि शत्रु अगर दुर्बल हो और स्वयं अगर स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो, तो ऐसे में क्या कर देना चाहिए, वास्तविक रूप से आक्रमण कर देना चाहिए। यानी कि जो जीत है, जो विक्ट्री है, वो क्या लगे, बिल्कुल डेफिनेट लगे, सुनिश्चित लगे। तो ऐसे में कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए, डायरेक्टली अटैक कर देना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण कर देना चाहिए। तो ये वाली जो नीति थी, यान की नीति, वो इस ऐसी परिस्थिति में अपनाई जानी चाहिए।
यानी इसमें ये भी देखा जाएगा कि हमारी जो स्थिति है यानी कि राजा की जो स्थिति है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, सुदृढ़ है, मजबूत है। और शत्रु जो है वो कैसा है, निर्बल है, कमज़ोर है। ऐसा पूरी तरीके से जब उसे श्योर हो जाए, जब उसे लगे कि हाँ ऐसा है, तो ऐसे में यान की नीति अपनाई जानी चाहिए। उसके बाद में है संशय। संशय मतलब होता है, देखिए कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि राजा जो है वो क्या करे, बलवान का आश्रय ले, किसी अन्य जो शक्तिशाली राज्य है उसका आश्रय ले, तो वो क्या कहलाया जाएगा, संशय की नीति अपनाई, संशय की नीति कहलाई जाएगी। ऐसा कैसे, जैसे मान लीजिए राजा जो है उसको लगता है कि वो शत्रु राज्य को हानि नहीं पहुंचा सकता है, ऐसी उसमें क्षमता नहीं है, ठीक है। और साथ में वो उसको ये भी लगे कि वह स्वयं की भी रक्षा नहीं कर पा रहा है, यानी कि अपनी जो प्रोटेक्शन है उसको कर पाने में भी वो कैपेबल नहीं है। तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, उसे ऐसे राज्य का सहारा लेना चाहिए जो उससे क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्गर हो, दैट मीन्स। तो आश्रय जो है वो किसका ले, अपने से ज़्यादा मजबूत राज्य का, सुदृढ़ राज्य का, शक्तिशाली राज्य का। इस प्रकार से ये थी संशय की नीति। और सबसे लास्ट में जो नीति आती है वो है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये छोटे प्रश्नों में कई बार पूछा गया है, क्योंकि एक तो मनु के विचारों में और कौटिल्य के विचारों में द्वैधी भाव में फ़र्क है। अब द्वैधी भाव से क्या अर्थ है, देखिए नाम से झलक रहा है कि यानी कि इसमें दो अलग अलग भाव हैं। द्वैध एक तरीके से क्या है, ये ड्यूअल पॉलिसी की बात करता है। तो किसी से तो विग्रह और किसी से क्या हो, मेल मिलाप, मेल जोल। तो यहाँ पे मनु और शुक्र जो है वो तो क्या है, एक ही बात कहते हैं। उनके अनुसार द्वैधी भाव का मतलब क्या हुआ कि सेना जो है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए। तो दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो कुछ सेना जो है वो तो कहाँ रहेगी, राजा के पास में, और कुछ सेना रहेगी वो सेनापति के अंडर में रहेगी। तो राजा जब अपने आप को शक्तिशाली समझे तो वो क्या करे, सेना को दो भागों में डिवाइड कर दे। तो कुछ सेना जो है, आधी सेना जो है वो तो सेनापति के अधीन है, और कुछ भाग ऐसा है जो कि राजा के अधीन है। तो जो सेनापति के अधीन है वो तो क्या करेगी, शत्रु को रोकने का कार्य करेगी। और बाकी जो सेना है वो राजा किसी सुरक्षित स्थान पे, सेफ जो प्लेस होता है उस पर जा कर के रहेगा, और वहाँ पे वो अपनी जो शक्ति है उसका क्या करेगा, संचय करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा शक्ति को। और कौटिल्य जो है वो अपनी डिफरेंट पॉलिसी की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार द्वैधी भाव की जो नीति है वो थोड़ी डिफरेंट है। कौटिल्य कहता है कि एक राज्य के प्रति तो संधि की नीति अपनाई जाए और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति अपनाई जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, द्वैधी भाव। यानी यहाँ मनु के अनुसार और कौटिल्य के अनुसार जो व्यू है द्वैधी भाव का, वो दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग है। और यहाँ पे ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, द्वैधी भाव। तो ये तो हो गया षाटगुण्य नीति, यानी कि 6 लक्षणों वाली नीति। तो अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से, कहाँ राजा को कौन सी परिस्थिति सूटेबल लगती है, अनुकूल लगती है, कौन सा उसे विकल्प सबसे बेस्ट लगता है, तो वहाँ उस परिस्थिति में उसे उस विकल्प को अपनाया जाना चाहिए, ऐसा मनु ने कहा है। तो सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत हमने मंडल सिद्धांत का अध्ययन कर लिया और हमने षाटगुण्य नीति का अध्ययन कर लिया। अब सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत तीसरा जो पक्ष है, सबसे लास्ट वाला पक्ष, वो है 4 उपाय। 4 उपाय मतलब कि नाम से झलक रहा है कि ऐसे 4 तरीके की उपाय हैं, तरीके हैं, साधन हैं, ठीक है, जिससे क्या हो, विदेश नीति का सफल संचालन हो सके। दूसरे स्टेट जो हैं, दूसरे जो राज्य हैं, उनके साथ में क्या करना है, उसको डील करना है, तो वो अपनी विदेश नीति को सफल रूप से संचालित कर सके और विरोधी राज्य को या राज्यों को अपने पक्ष में मिला सके। तो ऐसे में उसके लिए 4 तरीके के, 4 अलग अलग साधन बताए गए हैं, 4 उपाय बताए गए हैं। तो ये उपाय कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं साम की। ये 4 उपाय हैं, साम, दाम, दंड और भेद। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं साम की। साम मतलब क्या होता है, साम मतलब होता है प्रेम, सम्मान, समझाना बुझाना। मतलब कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ में डील करना है, उसे अपनी विदेश नीति का एक तरीके से सफल रूप से संचालन करना है,
या दूसरे राजा को अपने पक्ष में करना है, किसी तरीके से अपने राज्य का विस्तार करना है, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो साम तो क्या हुआ, जैसे दूसरे राज्य के साथ में वो प्रेम से बात कर रहा है, सम्मानजनक तरीके से बात कर रहा है, समझा बुझा करके दूसरे राजा को अपने पक्ष में कर ले, अपने फेवर में कर ले, तो वो क्या नीति कहलाई जाएगी, साम नीति। दाम, दाम मतलब होता है जैसे कि जो विपक्ष है, जो दूसरा जो राज्य है, उसको दाम मतलब कि धन संपत्ति, कोई गिफ्ट हुआ, कोई बड़ा उपहार हुआ, या कोई ज़मीन है, भूमि है, वो डोनेट कर दी, या किसी अन्य प्रकार से कोई किसी भी तरीके की कोई सहायता कर दी, कोई भौतिक वस्तु की, उसे दे करके अगर अपने पक्ष में कर लिया दूसरे राज्य को, तो वो क्या कहलाई जाएगी, वो नीति कहलाई जाएगी दाम की नीति। इसी तरीके से भेद, भेद जो है ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि मतभेद पैदा करना, फूट डालना, ये सब होता है भेद। जैसे मान लीजिए कि शक्तिशाली राजा है और उसके जो मित्र राज्य हैं उनमें फूट डाली जाए, तो वो क्या कहलाई जाएगी, वो भेद का उपाय कहलाया जाएगा। यानी कि साम दाम भेद, ये अलग अलग उपाय थे, तो उसमें से तीसरा जो उपाय है उसमें क्या करना है, मतभेद पैदा करने का। तो कोई देखिए उपाय पॉजिटिव भी हो सकता है और कोई उपाय क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से जो लास्ट है वो है दंड। यहाँ पे मनु कह रहा है कि साम भी अपना लिया, दाम भी अपना लिया और भेद की नीति भी अपना ली, और मान लीजिए तीनों जो उपाय हैं वो क्या हो गए, असफल हो गए। तो ऐसे में वो कहता है कि लास्ट में क्या बचता है, दंड। तो वो कहता है कि दंड का प्रयोग करना चाहिए। तो राजा को अपनी सीमा बढ़ाने के लिए शक्ति का, सेना का, इनका प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे लास्ट में कौन सा किस उपाय का प्रयोग करें, दंड का। सबसे लास्ट जो उपाय है वो है दंड का उपाय। तो इस प्रकार से मनु ने इन चारों उपायों को एक सीक्वेंस में बताया है, मतलब पहले साम का प्रयोग करें, फिर दाम, फिर दंड, और सबसे लास्ट में, यानी कि उपयुक्त जो तीनों उपाय अगर फेल हो जाते हैं तो लास्ट में प्रयोग करें वो भेद का। तो सीक्वेंस जो है वो यही है। तो इस प्रकार से ये थे मनु के अनुसार अंतर्राज्य संबंध के बारे में सैद्धांतिक पक्ष, और सैद्धांतिक पक्षों के अंतर्गत हमने मंडल सिद्धांत और षाटगुणी नीति और चार उपाय का अध्ययन किया। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।